तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का ऑलरेडी आपको मैंने छोटे छोटे वीडियो भेजे थे, पर कुछ बच्चों को वहां पे दिक्कत आ रही थी क्योंकि मैंने 1 साल पहले बनाए थे। उस समय मेरे पास उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं नया वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। तो कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले आपको थोड़ा सा जो है पीछे चलना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमने पीछे क्या किया है अभी। तो पीछे आप ऑलरेडी थ्योरीज ऑफ जो बॉन्डिंग है कि बॉन्डिंग कैसे होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं। सबसे पहले कोर्सल ल्यूइस अप्रोच दी गई, जिसमें ये कहा गया कि एटम क्यों कंबाइन होते हैं। वो एटम जो है अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कंबाइन होते हैं, जिसको हम ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। फिर कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो था वो आपका आया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले आपने BSc-PR थ्योरी भी पढ़ा होगा, जो जनरली जो शेप है मॉलिक्यूल की उसको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई। उसमें जो थी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे रखा जाता था, बॉन्ड पे रखा जाता था, उसकी उसको हम एज ए डायरेक्शन कंसिडर करते थे। तो वहां से शेप जो है वो जनरेट होती थी कि मॉलिक्यूल कैसा दिखता होगा। फिर हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या स्टडी किया कि एटम जो है वो आपस में कंबाइन होते कैसे हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि अगर कोई दो एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं तो दोनों एटम के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए, यानी कि ऐसे ऑर्बिटल होने चाहिए जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। अदर वेज में आप कह सकते हैं ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पहली कंडीशन यही है कि अगर दो एटम ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है, दोनों एटम के पास ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपस में ओवरलैप करने चाहिए। और तीसरा, जब ओवरलैप कर जाएं तो उनकी जो स्पिन है वो न्यूट्रलाइज होनी चाहिए। अगर एक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करने जा रहा है दूसरे के साथ, ओवरलैपिंग के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं रहेंगे। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो जी आपने किसमें स्टडी किया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दिक्कत कहाँ पे आ रही थी, वो कुछ एलिमेंट्स की जो वैलेंसी थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने जहाँ पे लिखा हुआ है बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो आएगा 1s2 2s2। तो सेकंड शेल में, सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास कोई ऐसा ऑर्बिटल है नहीं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि s में 2 ही आते हैं। तो दोनों जोड़े हैं, पेयर्ड है, फील्ड है। तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा नहीं जो हाफ फील्ड हो। तो इसकी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 0 होनी चाहिए, बट एक्चुअली इसकी 0 नहीं होती है, इसकी वैलेंसी होती है 2। सिमिलरली आप बोरान की एग्जांपल ले लीजिए। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p x1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके पास एक ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया है 2px जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास ऐसा ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। इट मींस ये एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। बट एक्चुअली इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो बोरान जहां पे 3 बॉन्ड बना रहा है, BH3 बोरेन लिख सकते हैं आप लोग। तो इन सब में बोरान की 3 वैलेंसी है। ये कैसे 3 वैलेंसी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से कार्बन जो सबसे कॉमन एलिमेंट है, जिसके सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ उसके कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कार्बन के ऊपर ही बेस्ड है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कार्बन के पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से इसने 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। बट एक्चुअली क्या है, इसकी वैलेंसी 4 है, ना कि 2 है। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस जो लिमिटेशन थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया, तो वैलेंसी ऑफ बेरिलियम, बोरान, कार्बन जो एक्चुअल वैलेंसी थी, यानी कि इसकी 2 कैसे है, 3 कैसे है, 4 कैसे है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये सोचा गया
कि ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ग्राउंड स्टेट में, अगर इनको एनर्जी प्रोवाइड की जाए, हीट किया जाए, जहाँ सनलाइट से एनर्जी मिल जाए, जब बॉन्डिंग होती है, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो एक्साइट हो जाता है, एक्साइट मतलब जंप कर जाता है कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, जो आपने बोहर एटॉमिक मॉडल में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए लोअर से हायर जाना है तो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी गेन करेगा तभी वहां पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जा सकता है। तो जैसे मैंने कार्बन का केस लिया हुआ है, कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसमें है, एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s और 2p आप जानते हैं सेम ही शेल के सब शेल हैं। सेकंड शेल में दो सब शेल होते हैं, s सब शेल और p सब शेल। तो यहाँ पे जो 2s सब शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से जंप करता है, कहाँ चला जाता है, 2pz में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले क्या था, ये कार्बन ग्राउंड स्टेट में आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले इस तरह से इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ बॉक्सेस आप लिख सकते हैं, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, यहाँ px py लिख सकते हैं आप, ये px py pz, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक है, इसमें भी एक है। तो ग्राउंड स्टेट के हिसाब से आप कहोगे कि कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, बट अगर हम कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लेते हैं तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है 2s वाला, ये जंप करता है, यहाँ खाली ऑर्बिटल है, यहाँ चला जाता है। तो क्या सिचुएशन बनेगी आपके पास, ये आपका आ गया दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक जंप कर गया, एक यहाँ ऑलरेडी था, एक यहाँ पे चला गया। तो अब इसमें आप देखिए एक ऑर्बिटल जे है, तीन जे हैं जो अनपेयर्ड हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, जहां चार आप कह सकते हैं हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी वैलेंसी 4 होगी। यहां तक हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब हम आगे चलने जा रहे हैं कि हमें ये कंसेप्ट जो है हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्यों स्टडी करना पड़ रहा है, उसके ऊपर हम इस पे बात करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझने के लिए चलिए हम अपने हिसाब से आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल पिक्चर ऐसा नहीं होता है जैसे मैं लेके चल रहा हूँ, जस्ट आपको अच्छे तरह से समझ आए इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ ऐसा। मान लीजिए हम मीथेन की एग्जांपल लेके चलते हैं, मीथेन CH4 कैसे फॉर्म हुआ होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कार्बन के पास अभी हमने लिखा 1s2 2s2 2p x 2py 2pz, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, अभी जो हमने किया पीछे। अब कार्बन के पास ऐसी सिचुएशन है एक्साइटेड स्टेट में, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसका 6 है, तो 1s1 हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो चार हाइड्रोजन अगर आए, एक जहां पे ओवरलैप कर ले, दूसरा जहां पे कर ले, तीसरा जहां पे कर ले, चार कर ले, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मीथेन कैसे फॉर्म हुआ होगा। तो एक हाइड्रोजन जहां पे आया होगा, मैं इसका इलेक्ट्रॉन इसका क्रॉस से लिखूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है, तो हाइड्रोजन का। एटॉमिक ऑर्बिटल आया हाइड्रोजन का कौन सा, 1s, उसने ओवरलैप किया 2s के साथ, फिर दूसरे ने किया 2px के साथ, तीसरे ने किया 2py के साथ, चौथे ने किया 2pz के साथ, तो CH4 बन गया होगा। इस तरह से आप लेके चल सकते हैं। तो अगर आप एक्चुअल पोजीशन कहाँ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे रखने हैं आपने न्यूट्रलाइजेशन के हिसाब से, इस तरह से पहले इलेक्ट्रॉन की अगर स्पिन ऊपर की तरफ है, दूसरे की नीचे की तरफ लिखनी है, इस तरह से ये फॉर्म हुआ होगा मीथेन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिर ये क्या बन गया है, ये किसके लिए हम शो कर रहे हैं, मीथेन के लिए। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, अगर हम ऐसे कार्बन को सेंटर में रखें, इसके पास 2s ऑर्बिटल है, 2px है, 2py है, 2pz है, इसके पास 1s है हाइड्रोजन के पास। मान लीजिए ये हम लेते हैं, ये s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ये कार्बन का मान लीजिए s ऑर्बिटल है, और तीन इसके पास p ऑर्बिटल हैं, px मान लीजिए px है, ये मान लीजिए py है, और ये मान लीजिए pz है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं होता है कि इस तरह से दिखता है वहां पे। तो अब इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के पास जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 1s, ये 1 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन 1s1 है, तो ये जी s ऑर्बिटल है इसके पास। अब ये बॉन्डिंग कैसे हुई होगी, जब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करे, इसके साथ करे, इसके साथ करे, इसके साथ करे, और स्पिन क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। चलिए हम शो करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से ओवरलैप किया होगा हाइड्रोजन ने, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास स्पिन हो गई, न्यूट्रलाइज बन गया बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पे ओवरलैप हुआ होगा, इसी तरह से यहाँ पे ओवरलैप हुआ होगा, यहाँ पे भी ओवरलैप हुआ होगा, बन गया होगा बॉन्ड। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि मीथेन कैसे बना होगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस तरह से ये
बन गया होगा। अब मेन जो आपने फोकस करना है वो ध्यान देना है। अब होता क्या है कि जो एटम जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उनके जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच की दूरी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। इसी तरह से यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी बॉन्ड लेंथ, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी बॉन्ड लेंथ, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी बॉन्ड लेंथ। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्या ये चारों बॉन्ड लेंथ, ये चारों दूरियां जो हैं, चारों डिस्टेंस जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो है, क्या ये सेम होंगे? हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं क्योंकि ये पी ऑर्बिटल एक जैसे हैं और एस एक जैसे, ये तीनों की लेंथ बराबर हो सकती है। बट चौथा वाला ये वाला जो है, ये डेफिनेटली इन तीनों से इसकी लेंथ जो होनी चाहिए अलग होनी चाहिए। ये चारों सेम नहीं हो सकते। ये जरूरी हो सकता है, ये कह सकते हैं जे वाली लेंथ, जे वाली लेंथ, जे वाली लेंथ जो है बराबर हो सकती है। बट ये वाली जो है, क्योंकि इनकी शेप अलग है, इसमें पी और एस है, पी और एस है, पी और एस है, इसमें एस एस ओवरलैप कर रहे हैं, तो तीनों की लेंथ बराबर हो सकती है इनकी। बट फोर्थ वाली जो है इनके बराबर नहीं हो सकती है अगर हम प्रैक्टिकली सोचें। बट हुआ क्या, जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं उसमें पता ही नहीं चलता है कि एस एस वाला कौन सा है, पी एक्स वाला कौन सा है। ये चारों जो है सी एच बांड, ये चारों बांड जो है इनकी दूरी क्या आती है, बराबर आती है। इनकी बांड लेंथ सबकी आती है सेम। अब वैलेंस बांड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि ऐसा क्यों आ रहा है। उसने बॉन्डिंग जो वैलेंसी थी कार्बन की वो तो एक्सप्लेन कर दी कि एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन वहां पे चला गया तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से बेरिलियम का 2s वाला 2px में चला गया तो 2 अनपेयर्ड हो गए, वैलेंसी 2 हो गई। बोरान वाले में भी आगे चला गया तो उसमें भी वैलेंसी 3 शो कर दी। वैलेंसी उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। पर प्रॉब्लम जहां पे आ गई कि जब हम मीथेन का ही केस ले लें, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेके ओवरलैप करेंगे। p के पास जो कार्बन है उसके पास क्या है, उसके पास तो 2s है, 2px है, 2py है, 2pz। एस एस के साथ ओवरलैप कर लिया, बन गया बॉन्ड। एस ने पी एक्स के साथ कर लिया, बन गया बॉन्ड। एस ने पी वाई के साथ कर लिया, बन गया बॉन्ड। एस ने पी जेड के साथ किया, बन गया बॉन्ड। तो अब अगर हम ये वाला डिस्टेंस देखें, ये वाला डिस्टेंस देखें, ये वाला डिस्टेंस देखें, ये लगता है कि एक जैसे होंगे। बट ये वाला डिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली इन तीनों से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। अब सवाल ये है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब मेरी बात आपने ध्यान से समझनी है। मान लीजिए हमारे पास 4 जो हैं स्टिक्स हैं, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कलर के हैं, 4 एक जैसे नहीं हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 4 स्टिक्स हैं, इन चारों की लेंथ जो है मान लीजिए सेम है, ऐसे सपोज करके चलते हैं सेम है। अब हमने क्या करना है, इन चारों स्टिक्स के ऊपर एक कपड़ा बांधना है, ठीक है। अब इस स्टिक को मान लीजिए इसका जो कलर है वो कलर है व्हाइट कलर है, इसका भी व्हाइट है, इसका भी व्हाइट है, इसका भी व्हाइट है, ऐसे सपोज करके चलिए। अब आपने इसके ऊपर क्या बांध दिया, तो इन चारों स्टिक के ऊपर आपने कपड़ा बांधना है। उस कपड़े का कलर सेम है, मान लीजिए वो कपड़ा आपने बांधना है किसी भी कलर का, आप ले लीजिए, एक कलर का ले लीजिए, रेड ले लीजिए, ब्लैक, व्हाइट, येलो, जैसा मर्जी ले लीजिए। अब इन स्टिक को आपने पहले क्या करना है, कलर करना है। इन स्टिक के ऊपर पेंट किया आपने, मान लीजिए इसके ऊपर आपने येलो कर दिया, ये रेड दिख रहा है, रेड ही सपोज कर लीजिए, इसके ऊपर रेड कर दिया, इसके ऊपर आपने ब्लू कलर कर दिया, इसके ऊपर आपने येलो कर दिया, इसके ऊपर आपने ग्रीन कर दिया, पेंट किया आपने। इसके ऊपर रेड, इसके ब्लू, इसके ऊपर येलो, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। इस तरह सपोज करके चलिए। अब आपने यहाँ पे कपड़ा बांध दिया एक ही कलर का, किसी भी कलर का कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपने व्हाइट कलर का कपड़ा बांध दिया, इधर भी, इधर भी, इधर भी। क्या आपको ये एक जैसे दिखेंगे? डेफिनेटली आपको ये अलग अलग दिखेंगे। ये ब्लू, ये रेड के साथ आपका वाइट कपड़ा दिखेगा, ये ब्लू के साथ दिखेगा। यहाँ पे हमने लिया था येलो, और ये वाला हमने लिया था ग्रीन। तो चारों आपको क्या दिखेंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। बट अब हम क्या करते हैं, एक डिब्बा लेते हैं खाली, उसमें हम क्या करते हैं, पहले रेड कलर डाल देते हैं पेंट, दूसरे में
फिर हम उसी डब्बे में ब्लू पेंट डाल देते हैं, फिर उसी में हम येलो डाल देते हैं और उसी डब्बे में हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर डाल देते हैं। अब उसको अच्छी तरह से क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, शेक कर लेंगे उसको। अब हम क्या करेंगे, ये चारों स्टिक अलग-अलग से ले ली, इसको भी वही पेंट किया, इसको भी वही पेंट किया, इसको भी वही पेंट किया, इसको भी वही पेंट किया। तो अब आपको क्या, ये चारों स्टिक्स एक जैसी दिखेंगी जहाँ अलग-अलग दिखेंगी? डेफिनेटली ये सारी की सारी सेम दिखेंगी, क्योंकि आपने कलर पहले मिक्स कर लिया है, पहले इसको पेंट नहीं किया अलग-अलग। पहले हम क्या कर रहे थे, इसको अलग-अलग पेंट कर रहे थे, इसको हमने पेंट किया रेड, इसको ब्लू, इसको येलो, इसको ग्रीन। अब हमने इनको अलग-अलग पेंट करने के बजाय हमने पेंट ही पहले मिक्स कर लिया। एक डब्बा ले लिया, उसमें हमने चारों पेंट जो मिक्स कर दिए, इसको भी वही पेंट, इसको भी वही पेंट, इसको जो कलर आएगा चारों को मिक्स करने के बाद, ये चारों आपको एक जैसे दिखेंगे। अब आप इसके ऊपर कपड़ा बांध दीजिए, रेड जो आप व्हाइट कलर का बांध रहे थे, अब आपको ये चारों जो हैं एक जैसे दिखेंगे। अब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सा रेड था, कौन सा ब्लू था, कौन सा ग्रीन था, कौन सा येलो था। तो यही कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन कहता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी बॉन्ड बनने से पहले जो है एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जहां जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। बट हाइब्रिडाइजेशन ने कहा ओवरलैप करने से पहले जो सेंट्रल एटम है उसके ऑर्बिटल पहले आपस में मिक्स होंगे। जैसे हम जहां पहले पेंट कर रहे थे, फिर हम कपड़ा बांध रहे थे, हाइब्रिडेशन कह रहा है नहीं, पहले आपने पेंट को मिक्स करना है, पहले अलग अलग पेंट नहीं करना है, पहले आपने पेंट को मिक्स कर लिया, फिर इनको किया पेंट, फिर आपने कपड़ा बांधा। पहले हम क्या कर रहे थे, इसको अलग पेंट किया, इसको अलग पेंट किया, इसको अलग किया। जैसे ये मान लीजिए ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल था, ये px था, 2px, ये 2py था, ये 2pz था। ये अलग अलग थे, दिखने में अलग थे। ये स्फेरिकल था, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस था, ये लॉन्ग वाई एक्सिस था, ये लॉन्ग जेड एक्सिस था, डंबल शेप थी इनकी। अब उसने क्या कहा, हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट क्या, उसने कहा कि हम इनको अलग अलग पेंट नहीं करेंगे, पहले पेंट को ही मिक्स कर लेंगे। तो इनको कपड़ा बांध लेते थे, वो नहीं करना है पहले, यानी ओवरलैप पहले नहीं करना है, पहले इनको मिक्स करना है। ये सभी मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स कर लिया तो हमने क्या किया, एक डब्बे में पेंट लिया, उसमें सारा एक डब्बा लिया, उसमें सारे चारों पेंट हमने मिक्स कर दिए। अब वो पेंट कैसा दिखेगा, आपको एक जैसा दिखेगा। अब आपको ये स्फेरिकल, ये px, ये py, ये pz नहीं दिखाई देगा, यानी कि ये रेड, ये ब्लू, ये येलो, ये ग्रीन नहीं दिखाई देगा। ये कैसा दिखाई देगा, जो कलर बना होगा मिक्स करने के बाद। तो सेम कंसेप्ट आपने यहाँ पे लगाना है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अब उसके ऊपर हम आते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही थी कि एक एटम है, दूसरा एटम है, उसके ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, जिनमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहेंगे, या जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो वाले ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी जी। बट हाइब्रिडेशन ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उसने कहा भाई जो सेंट्रल एटम है वो पहले ही सीधा ओवरलैप करने नहीं चला जाएगा, पहले वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जो है, जितने भी उसके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, हाफ फील्ड हैं या फील्ड हैं, जो भी हैं, जो आउटरमोस्ट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने ऑर्बिटल, कितने बॉन्ड उसमें बनाने हैं, वो आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। मिक्स होंगे, अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोबारा। पहले क्या था, s ऑर्बिटल की एनर्जी अलग थी, px, py, pz इनकी एनर्जी अलग थी, थोड़ा सा गैप है बीच में, ये 2s है, ये 2p है, इन दोनों की एनर्जी क्या थी, अलग थी। बट हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल पहले सेंट्रल एटम के आपस में मिक्स होंगे, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जितने ऑर्बिटल पहले मिक्स हुए उतने ही दोबारा बन जाएंगे। अगर 2 मिक्स हुए 2 दोबारा बनेंगे, 3 मिक्स हुए 3 दोबारा बनेंगे, अगर 4 मिक्स हुए तो 4 ऑर्बिटल आपके सामने दोबारा बन जाएंगे। उन चारों की शक्लें, उनकी चारों की शेप क्या होगी, वो एक जैसी होगी। चाहे पहले जो डिफरेंट थी, एस जो है स्फेरिकल है, ये डबल शेप है, पर जब ये मिक्स हो जाएंगे, जहां कोई स्फेरिकल जहां कोई डबल शेप नहीं दिखेगा, सबकी शक्लें एक जैसी होंगी। तो अगर 2 बनते हैं तो दोनों की शक्लें एक जैसी होंगी, शक्लें मतलब शेप उनकी एक जैसी होगी। अब एनर्जी भी उनकी क्या होगी, एक जैसी होगी, सेम एनर्जी होगी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल पहले सेंट्रल एटम के इंटरमिक्स मतलब अपने ऑर्बिटल मिक्स होंगे, यानी दूसरे के साथ जिसके साथ ओवरलैप करना है उसके साथ मिक्स नहीं होंगे। सेंट्रल एटम के अपने ऑर्बिटल जितने उतने बॉन्ड बनाने हैं, उतने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद
नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी शेप, साइज और एनर्जी सेम होगी। तो पहले जे एस था, ये स्फेरिकल था, ये डंबल था। अब जे जब एक जे और जे तीन मिक्स हो जाएंगे, चार बनेंगे, चारों की शेप जो है एक जैसी होगी और चारों की एनर्जी भी एक जैसी होगी, चारों का साइज भी एक जैसा होगा। अब उसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एक प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होती है, अपने ही ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स होते हैं एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। फिर क्या होती है? उसकी एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्या देने के लिए? इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। जितने ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए उतने ही ऑर्बिटल नए बनाने बनते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है? टू गिव इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी। जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी, उनकी शेप, उनका साइज क्या रहता है? सेम रहता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और जो नए ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलिए आगे इसके ऊपर बात करते हैं। तो कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का किसने दिया है? लिनस पॉलिंग ने दिया हुआ है, 1931 में दिया है। ये आपको पता होना चाहिए, लिनस पॉलिंग। और 1931 में ये कंसेप्ट दिया गया है। कंसेप्ट क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जीज लिख सकते हैं, टू गिव इक्वल नंबर ऑफ न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप, size and energy. The new orbitals so formed are known as hybrid orbitals. So this is known as hybridization. अब चलिए हम सीखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगी, जो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, उनकी शक्लें कैसी होंगी। पहली बार आपने सीखना है। अब आपने आपको लर्न करना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखने में कैसे होते हैं। तो अगर मान लीजिए एक एस जो है, एस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है ऐसे। जी एस ऑर्बिटल है, मान लीजिए एक एस ऑर्बिटल है और एक आपका पी ऑर्बिटल है। सपोज कर लीजिए जी आपके पास पी ऑर्बिटल है। तो सीखना आपने कि ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे कैसे बनेंगे। ये दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रही हैं, एक एस और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहा है। तो हाइब्रिडेशन कंसेप्ट क्या कहता है? जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल नए बनेंगे, जिनकी शक्लें, जिनकी एनर्जी, जिनका साइज एक जैसा होगा। अब इनकी एनर्जी अलग अलग है। ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, इनकी शक्लें अलग अलग हैं। ये स्फेरिकल है, ये डंबल शेप है, इनका साइज भी अलग है। तो अब जो ऑर्बिटल बनेंगे, दो कंबाइन हो रहे हैं, दो मिक्स हो रहे हैं, तो दो ही नए बनेंगे। अब आपने याद रखना वो कैसे दिखते होंगे। तो याद रखना एक बनेगा इस तरह से, ये आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया, इसके भी दो लोब्स होंगे, एक बिल्कुल छोटा लोब, एक बहुत बड़ा लोब आएगा। तो दिस इज वन ऑर्बिटल। ये एक है, दो नहीं है। तो ये दो कंबाइन हुए, दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक बन गया जे। अब दूसरा जो है, जब भी एक एस और जे पी ऑर्बिटल मिक्स होंगे, आपने इसको याद रखना है दूसरा ऑर्बिटल कहाँ बनेगा। तो दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट बनेगा एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। दूसरा कहाँ बनेगा? ये बनेगा दूसरा, ये ऐसे करके। ये हमेशा इस तरह से याद रखना है। जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, एक लोब बड़ा रखना है, एक छोटा। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आप लिखोगे, आगे जाके हमने पूरा डिस्कस करना है। ऑलरेडी आपने वीडियो देखे भी होंगे जो पहले मैंने सेंड किए थे, उसमें सारा लिखा हुआ है। तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है बच्चे। इसका ये आपने शेप ऐसे याद रखनी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा दिखता है। इसकी शक्ल जो है ये है। अब ये दोनों ऑर्बिटल में डाल दिए, दो मिक्स हुए, दो नए बने, एक ये बन गया। ये आपने बराबर बनाना है, छोटा बड़ा नहीं बनाना है। जैसे ये है वैसा ही बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बनना चाहिए। तो ये एक आपका ऑर्बिटल आ गया इस तरफ, ये आ गया दूसरा इस तरफ। तो ये दो ऑर्बिटल आपके पास बन गए। तो अब डिपेंड करता है कौन कौन से ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, क्या बनेंगे ऑर्बिटल, कितने बनेंगे, वो तो आपको पता ही है। जितने मिक्स होंगे उतने ही बनेंगे। और डिपेंडिंग अपॉन द विच टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्सिंग, कौन से ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अलग अलग टाइप की होती है। वो क्या हो सकती है? डिपेंड करता है एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा मिक्स हो रहा है। एस और पी, एक एस और दो पी मिक्स हो रहे हैं, एक एस और तीन पी मिक्स हो रहे हैं। तो उसके बेसिस के ऊपर
डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग इंटरमिक्सिंग। तो डिपेंड करता है कौन कौन से ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर अलग अलग टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है जो यहाँ पे लिखी हुई है। अगर एक एस और एक पी मिक्स होता है उसको हम बोलते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ इसको हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। अगर एक एस और दो पी मिक्स होते हैं उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ इसको हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। अगर एक एस और तीन पी आपस में मिक्स होते हैं तो कितने बनेंगे? चार बनेंगे। जिन चारों का नाम क्या होगा? सेम नाम होगा। जैसे जहां पे दो बनेंगे सबका नाम sp होगा, जहां पे तीन बनेंगे तीनों का नाम sp2, यहाँ पे चार बनेंगे सबका नाम sp3 होगा, जहां s और p अलग अलग नहीं होंगे, इनका नाम सेम ही रहेगा। तो अगर एक s और तीन p मिक्स होते हैं उस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहां उसका नाम है टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। ये नाम क्यों है? ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे उनके लोब्स जो डायरेक्शन देंगे उससे जो ज्योमेट्री बनेगी उस ज्योमेट्री के बेसिस के ऊपर हैं। यहाँ पे लोब जो है वो लीनियर बनेंगे तो डायगोनल हाइब्रिडेशन बोलेंगे। यहाँ पे ट्राइंगुलर शेप लेंगे इसलिए ट्राइगोनल हाइब्रिडेशन बोलेंगे। यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप लेंगे तो चलो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगर एक एस तीन पी और एक डी मिक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहां इसको हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। फिफ्थ जो है, अगर एक एस तीन पी दो डी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं उस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं sp3d2, जहां इसका दूसरा नाम है ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, जहां इसको एक और नाम दे सकते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन। फिर नेक्स्ट आता है, अगर एक एस तीन पी तीन डी आपस में मिक्स होते हैं, यहाँ पे टोटल 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे, एक एस तीन पी तीन डी, तो उसको हम बोलते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ इसका दूसरा नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन। और लास्ट में है dsp2 मतलब एक डी ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्स अप होते हैं तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम होगा dsp2, और इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, जहां इसका दूसरा नाम है स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने ये सातों के साथ जो है डिटेल में डिस्कस नहीं करने हैं, पहले तीन ही हम डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा आपके 11th क्लास के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाता है टॉपिक। तो हम पहले तीन डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, बाकी आपने सीधा ज्योमेट्री पे चले जाना है, इनकी शेप कैसी होगी कैसे दिखते हैं। तो चलिए वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन। कब होती है? जब एक s एक p ऑर्बिटल आपस में किसी एटम के इंटरमिक्स होते हैं। when one s and one p orbital of an atom undergoes intermixing to give two atomic orbitals and two hybrid orbitals, then it is known as sp हाइब्रिडाइजेशन, जहां इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगी। ये पहले भी हमने कर लिया एग्जांपल में। तो ये एक s ऑर्बिटल है, एक क्या है? p ऑर्बिटल है। जब भी ये दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, याद रखना है एक s और एक p दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, कितने बनेंगे? दो ही नए बनेंगे, यानी टू एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मिक्स हो रहे हैं तो टू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी शेप साइज एनर्जी क्या होगी? एक जैसी होगी। तो पहले मैंने बताया कैसे बनेंगे। ये एक बनेगा और इसका छोटा सा लोब बना देना है, दूसरा लोब बड़ा, फिर दूसरा ये बनेगा उसका एक छोटा सा लोब बना देना है। तो ये ऑर्बिटल एक हो गया, इसका नाम sp होगा, दूसरे का नाम भी क्या होगा? sp होगा। तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये एक नहीं है, ये याद रखना कितने हैं? दो है। एक जहां से लेके ये वाला पूरा ये छोटा सा और दूसरा जहां से लेके ये वाला, तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इनके बीच में एंगल कितना होगा? ये एक दूसरे के 180 डिग्री के ऊपर होंगे। एक लोब इधर है, दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री पे होगा, ये याद रखना है। तो जिन मॉलिक्यूल में ये वाली हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगी आगे जाके आप सीखेंगे, उनकी शेप जो है ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी, क्योंकि एक बॉन्ड इधर बनेगा एक इधर बनेगा। जब भी ओवरलैपिंग होनी है, हमने पीछे पढ़ा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? ओवरलैपिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन होगी अब ओवरलैपिंग होगी। तो दूसरा एटम जिसने इसके साथ बॉन्ड बनाना है वो कहाँ ओवरलैप करेगा? जहाँ ऑर्बिटल होगा। ऑर्बिटल तो इधर है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा आएगा इधर ओवरलैप करेगा। इसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जहाँ हम कहेंगे ये
हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो दूसरे एटम का आएगा, वो भी इधर ओवरलैप करेगा। तो जो ज्योमेट्री बनेगी मॉलिक्यूल की वो कैसे बनेगी, लीनियर, जो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आती है दूसरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जब एक s और दो p ऑर्बिटल, जहां पे बच्चे मैंने पहले भी वीडियो में बोला है 2p ऐसे नहीं लिखना है, इस तरह से नहीं 2 लिखना है, इसका मतलब ये सेकंड p ऑर्बिटल है। T2 का मतलब दो p ऑर्बिटल है, सेकंड नहीं है। कोई भी दो p हो सकता है, 3p वाला, 4p वाला, 5p वाला, कोई भी उसके दो p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल जो है, अगर वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसी इनकी शक्लें होंगी, ये आपका एक s ऑर्बिटल हो गया, ये तो वैसा ही इसको चेंज नहीं आएगी। ये दो p ऑर्बिटल, अगर ये एक px है दूसरा py है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, कौन से लेने हैं आपने, कोई भी रख लीजिए, px py pz। तो टोटल कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 1s और 2p। कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अब आपको पता है कैसे बनते हैं, उनकी शक्ल कैसी होती है। ये बन गया एक, ये यहाँ यहीं पे बनेगा एक, ये आ गया एक ऑर्बिटल, ये एक हो गया पूरा। दूसरा कहाँ बनेगा, जैसे इसमें एट द वन एंगल ऑफ 180 डिग्री बना, क्योंकि दो से टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप एंगल काउंट करेंगे होता है 360 डिग्री, उसको दो बराबर हिस्सों में बांट दो तो 180 आ जाएगा। अब जहाँ पे 3 बन रहे हैं तो 360 को आप डिवाइड कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा 120। तो तीनों जो ऑर्बिटल नए बनेंगे वो एक दूसरे के 120 डिग्री पे बनेंगे। तो ये आगे एक दूसरा कहाँ पे बनेगा, एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये दूसरा आ गया। और तीसरा एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये आ गया 3 ऑर्बिटल। तो ये तीनों लोब्स बराबर बनाने हैं, छोटे बड़े नहीं बनाने हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मुझसे इतने अच्छे नहीं बन रहे, आपने कोशिश करनी है तीनों जो है वो एक जैसे बने, शक्ल इनकी सबकी एक जैसी होनी चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जब आप कॉपी पे बनाओगे ये देखना है ये तीनों लोब बराबर होने चाहिए। ये 3 ऑर्बिटल हैं, इसका नाम भी अब sp2 होगा, इसका नाम भी sp2 होगा, इसका नाम भी sp2 होगा। इसके बीच 120 डिग्री, इसके बीच 120 डिग्री, इसके बीच में भी ये जो दूरी है ना लोब के बीच में 120 डिग्री, यहाँ पे भी 120 डिग्री, यहाँ पे भी 120 डिग्री। अब जिन मॉलिक्यूल में ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ये तो फिक्स है, ये यहीं पे लोब रहेंगे। अब दूसरे एटम इनके साथ कंबाइन होना है, वो कहाँ ओवरलैप करेगा, जहाँ यहाँ यहाँ। जब आप इनको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगी, ट्रायंगल बनेगी, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो इनकी ज्योमेट्री कैसे होगी, ट्राइगोनल ज्योमेट्री होगी, जो हमने आगे जाके डिस्कस करनी है। तो ये आ गया आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट आएगा sp3। तो नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो when 1s and 3 p orbitals, जब एक s और 3 p orbitals of an atom undergo intermixing to give 4 new orbitals having same shape, size and energy, then it is known as sp3 hybridization। तो जब किसी एटम का एक s 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 4 नए ऑर्बिटल देते हैं जिनकी शक्लें, साइज, एनर्जी सेम होती है, उस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, sp3। जो हमने पीछे लिखी है आप वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं, जहाँ इसकी तरह वो वाले लिख सकते हैं पूरा डिटेल में कि टू गिव, जैसे पिछले वाले 3 आएंगे उससे पहले वाले में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी अपनी मर्जी है। तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं जब, तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि पहले आपको बता दिया जितने मिक्स होंगे उतने ही नए बनने हैं। तो 3 p ऑर्बिटल आप पहले लिख लीजिए, ये आपका आ गया एक p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल आपस में परपेंडिकुलर होता है, याद रखना है, तीनों p ऑर्बिटल जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे हम बोर्ड के अंदर तो जा नहीं सकते, उसको हम ऐसे शो करना है। ये आ गया दूसरा p ऑर्बिटल, ये लो बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं। फिर थर्ड p ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर होगा, ये आपका आ गया 3p ऑर्बिटल। ये बेसिकली तीनों p ऑर्बिटल इस तरह से हैं। ये मान लीजिए सेंटर है, एक लोब इधर है, एक लोब इधर है, एक ये हो गया px, फिर ये आ गया आपका py इस तरह से, ठीक है, और pz इस तरह से आएगा आपका। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस तरह से ये आपका आ गया px, एक लोब इधर, एक सेंटर से लेके एक लोब इधर, एक इधर, फिर ये आ गया py इस तरह से, ठीक है। और pz कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा इसके परपेंडिकुलर। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो 3
p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहा है, कितना बनेगा 4। ये याद रखने वाला कि 4 बनेंगे, कहाँ पे जाएंगे लोब्स, तो एक आ गया लोब, एक यहाँ पे लोब आ गया, ये आपका आ गया एक ऑर्बिटल। दूसरा इसके 109 डिग्री के ऊपर जाएगा, ये बोर्ड के पीछे छोटा सा ऑर्बिटल बना सकते हैं। तीसरा जैसे इसको सामने रख लीजिए बोर्ड के बाहर, एक आएगा इसके पीछे, बिल्कुल पीछे की तरफ ये आपका, और फोर्थ आएगा यहाँ। ये मैं आपको डायग्रामेटिकल समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये 4 आपके सामने ऑर्बिटल आ गए, इसका नाम होगा sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3। इन सभी के बीच में एंगल जो रहेगा लोब्स के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे भी 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे भी 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे भी 109 डिग्री 28 मिनट। इस तरह से ये रहेगा। तो जी कैसे दिखेंगे आपको, इस तरह से ये सेंटर में आप रख लीजिए, ये आपके पास कोई एटम है, उसके 4 ऑर्बिटल आप में मिक्स हुए, वो 4 ऑर्बिटल लोब कहाँ आएंगे जी आपने ध्यान रखना है। इस तरह से इस तरह से बनेंगे, ये इस तरह से बनेंगे, इस तरह से आप सकते जाओ इसको जी। ये एक लोब ऊपर बनेगा, एक लोब इधर आपकी तरफ, एक इस तरफ बनेगा, एक इस तरफ बनेगा। ये एंगल 109 डिग्री होगा, ये भी 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री। आप आराम से इसको बना सकते हैं इस तरह से, इस तरह से बनेगा ये। तो ये हर तरफ से जैसा मर्जी इसको कर लो, ये हर तरफ से आपको एक जैसा ही दिखेगा। तो दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल। इसको बोलते हैं कौन सी शेप हो रही है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो ये लोब आएगा एक ऊपर, एक लोब ये आपकी तरफ आ गया, एक जे बोर्ड की तरफ पीछे, जे वाला भी बोर्ड की तरफ इस तरफ, और इनके बीच में एंगल, सबके बीच में जे एंगल, जे एंगल, जे एंगल, जे एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सब क्या रहेंगे 109 डिग्री 28 मिनट रहेंगे। अब ये लोब आ गए, अब किसी एटम ने इनके साथ बांड बनाना है, अब ओवरलैपिंग करेंगे, पहले नहीं। जैसे हम पहले बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, हाइब्रिड का यही कंसेप्ट है कि पहले मिक्स होंगे, अब ये मिक्स होके 4 बन गए। अब जिसने बॉन्ड बनाना है वो आएगा अपने ऑर्बिटल लेके, इसके साथ यहाँ ओवरलैप करेगा, यहाँ ओवरलैप करेगा, यहाँ ओवरलैप करेगा, यहाँ ओवरलैप करेगा। ये अपनी शेप अब चेंज नहीं कर सकते, ये चारों एक जैसे हैं, इनकी शेप एक जैसी है, इनके बीच में जो एंगल है वो फिक्स्ड है 109 डिग्री 28 मिनट। ये एंगल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, बट जो मेन शेप है ऐसी ही रहेगी। तो जिन मॉलिक्यूल में भी ये वाली हाइब्रिडाइजेशन पाई जाएगी, जिसमें सेंट्रल एटम, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, उनमें ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। यही इसी ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। जहां से ये वर्टेक्स इसका जो है, ये आप ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह से लाइन ड्रा कर दीजिए, इस तरह से लाइन ड्रा कर दीजिए, फिर इस तरह से लाइन ड्रा कर दीजिए, ये वाली लाइन जोड़ दीजिए, ये और ये लाइन जोड़ दीजिए, ये और ये लाइन जोड़ दीजिए। जो ज्योमेट्री बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, या टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो ये याद रखना आप लोगों ने, जिसमें भी ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की कौन सी रहेगी, टेट्राहेड्रल। और एंगल जो है, बॉन्ड एंगल आगे जाके हम करेंगे, वो रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। पूरे डिटेल में फैक्टर हम आगे जाके करेंगे कि बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो बाद की बात है। पर इतना सा आपने याद रखना कि तकरीबन जो है 109 डिग्री के करीब रहेगा। तो अब जहाँ पे सभी टाइप की जो हाइब्रिडेशन है उनका शॉर्ट में मैंने थोड़ा सा आपको डायग्राम्स जो आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये हम ऑलरेडी 3 जो है डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, बाकी मैंने शॉर्ट में यहाँ पे आपको बताया है। इनमें बेसिकली जो शेप का कंसेप्ट है आगे जाके करना है, वो यहीं से क्लियर होगा विद आपने जो BSc-PR थ्योरी है उसको भी दिमाग में रखना है, और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी, ज्योमेट्री जो है मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। तो sp में आपको पहले बता दूंगा, एक s एक p मिक्स होगा, 2 बनेंगे, 2 ऑर्बिटल हैं। ये s स्फेरिकल था, p डबल था, जो 2 बने, इनकी शक्ल बिल्कुल अलग है, पर दोनों की एक जैसी शक्ल है। इसी तरह से एक s 2 p मिक्स हुए, 3 बने, तीनों की शक्लें एक जैसी हैं। इन दोनों की अलग अलग थी, इसकी अलग थी, इसकी अलग थी, बट हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनकी सबकी शक्लें एक जैसी होती हैं। ये 3 ऑर्बिटल हैं। इसी तरह से sp3 में 4 बनेंगे। ये 4 जो है, एक जे है, एक जे, एक जे, एक बोर्ड के पीछे, एक बोर्ड के सामने है, और हम यहाँ पे ऐसे ही शो कर रहे हैं। ये जुड़े हुए नहीं है आपस में, ऐसा लग रहा है यहाँ जुड़े हुए हैं। ये इन सब में 109 डिग्री 28
मिनट का एंगल है। जब सेंट्रल एटम ये होगा तो जिसके दो ऑर्बिटल एक इधर होगा, तो ये सेंट्रल एटम में डॉट्स लिखा हुआ है, तो ये ऐसे दिखेगी आपको ज्योमेट्री जो है वो लीनियर या डायगोनल जिसको बोलते हैं। इसमें ये आपका सेंट्रल एटम है, एक ऑर्बिटल इधर है, एक इधर है, एक इधर। अगर इनको आप डॉट से जोड़ दीजिए, ये डॉट से बाद में जोड़ा है सिर्फ ज्योमेट्री बताने के लिए कि जो ज्योमेट्री है वो कैसी दिखेगी। तो इसको हम ट्राइगोनल ज्योमेट्री बोलते हैं। ट्राइंगल बन रही है जी, तो ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनेगी। जिसमें भी ये हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें आपको एक्सपेक्ट करना है कि ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। प्रोवाइडेड कि अगर तीनों ऑर्बिटल जो है sp3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल हैं तीनों बॉन्ड बना रहे हैं। शर्त ये है, ये ज्योमेट्री तभी होंगी जितने भी ऑर्बिटल जहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो सभी क्या हो, बॉन्ड बनाते हो, बॉन्ड पेयर को यूज करते हो, उनमें लोन पेयर नहीं रहता हो, तब यही ज्योमेट्री आएंगी। आप बिना किसी झिझक के आप ज्योमेट्री बता सकते हैं। पर जब लोन पेयर आएगा फिर आपने उसमें BSc-PR मॉडल को लेके आना है साथ में, फिर आपको ज्योमेट्री डिसाइड करनी है। तो जब एक S3P और एक D, जहाँ पे मैंने नहीं बताया कौन से D है, जस्ट आप भी ऐसे कर दीजिए, एक S3P और एक D ऑर्बिटल आपसे मिक्स होंगे, 5 बनेंगे। ये 5 कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 ऐसे बोर्ड पे ऐसे ऐसे नहीं है, ये इस तरह से है। मैं आपके सामने एक जो है पोटैटो का पीस ले रहा हूँ। ये मान लीजिए सेंट्रल एटम है, तो जब दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक यहाँ पे बन जाएगा, दूसरा इसके 180 डिग्री पे, ये आ जाएगा आपका पहले वाला, ये वाला ये बन जाएगा इस तरह से। और जब ये वाला आपने डिस्कस करना है, इसमें क्या होगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे होगा, एक इसके 120 डिग्री पे ऐसे करके होगा, और तीसरा इसके 120 डिग्री पे। तो जब 3 होगा इस तरह से, ये बिल्कुल पोटैटो मेरे पास गोल नहीं है, अगर आपके पास बॉल होगी उससे आप कर सकते हैं, मॉडल शो कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको समझाने के लिए। यस, एक यहाँ पे होगा लोब, एक इधर होगा, एक इधर होगा। अगर इनको आप ज्वाइन कर देते हो ऐसे करके डॉटेड लाइन से, तो क्या ज्योमेट्री बनेगी, ये वाली बनेगी, ट्राइगोनल बनेगी। इस तरह से जब आप sp3 करोगे उसमें कैसे होगा, उसमें मैं मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश कर। तो sp3 में आपको इस तरह से दिखेगी शेप। ये आपके पास है, ये एक लोब इस तरफ होगा, एक लोब यहाँ पे है, एक लोब यहाँ पे, और एक ऊपर है। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर आप इनको ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, फिर आप इसको इसके साथ, इनको नीचे से हर एक का आपने कॉर्नर जो है वो ज्वाइन कर देना है आपस में, जो एडजेसेंट हैं। तो आपके पास जो शेप बनेगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। जैसे अगर मैं ये ले लूँ आपके सामने, देखिए ये आपके तरफ है, ये वाला ये आपकी तरफ है, ये बोर्ड के पीछे है, ये ऊपर है। तो ये दो जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से बेसिकली, एक ये है, एक इधर है, एक ये है। ये जो दो है, ये पीछे वाला जो है, ये जो है ये पीछे वाला, जो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे मॉडल के थ्रू आप इसको देखिए। तो दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। ये कब होगी, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट है sp3d में कैसा होगा। तो sp3d में क्या होगा, जैसे ये ट्राइंगल की शेप में, ऐसे ये सेंट्रल एटम है, एक बॉन्ड इधर होगा, एक लोब इधर होगा, बॉन्ड के लोब कह सकते हैं, एक लोब इधर है, एक लोब इधर है। ये आपका प्लेन में होगा, ये एक प्लेन में होगा। जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी के ऊपर अगर आप रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे सेंट्रल एटम है, एक इधर बॉन्ड बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। ये सभी जो है, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में है। चौथा जो है, ये वाला जो है, ये ऊपर होगा, एक किसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ऐसे करके आप रख सकते हैं, ये ऊपर बिल्कुल होगा। और जो फिफ्थ है वो ऑर्बिटल बिल्कुल इसके नीचे होगा इस तरह से। तो ये वाली जो ज्योमेट्री होगी, दैट इज इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये बन जाएगी आपकी ट्राइंगल बनेगी ये वाली, एक ऊपर है एक नीचे है। यहाँ पे अगर इनके फेस यहाँ पे ज्वाइन कर देते हो, इसको इसके साथ, इसके साथ, ये एक पिरामिड बन जाता है। फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ट्राइंगुलर फेस बनेगा यहाँ पे सारी, ये ऊपर एक पिरामिड बन जाएगा। ऐसे ही आप इनके नीचे ज्वाइन कर दीजिए, तो एक जहाँ पे फेस बन जाएंगे, ट्राइंगुलर फेस, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो एक नीचे पिरामिड बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ प्लेन में ट्राइंगल है, एक पिरामिड ऊपर है, एक नीचे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये वाले शेप बेसिकली इस तरह से है। ये दो बाण जो हैं ऐसे दिख रहे हैं, ये इस तरह से हैं, इस तरह। ये बाण इधर है, एक इधर है, ये तीसरा इस तरफ है, एक ऊपर और एक नीचे। तो दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। नेक्स्ट हम करेंगे, जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी
उस केस में कैसी ज्योमेट्री होगी, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, जहाँ स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं। तो एक एस 3 पी 2 डी मिक्स होंगे, ये लोब्स बनेंगे, ये शेप आपने बतानी है। बेसिकली ये बोर्ड पे दिख रहा है आपको एक ही प्लेन में, ऐसा नहीं है, हम इसको मॉडल के थ्रू शो करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे हैं लोब्स से। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ये आपके पास एक बॉल सेंट्रल एटम है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ये 4 बॉन्ड इस तरह से इसमें ये ऐसे शो हो रहे हैं, ये वाले ऐसे, ये वाला एक इधर है, एक इधर है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है। ये बेसिकली प्लेन में है, जैसे एक ये कापी है, कापी का अगर आप सेंटर लेते हो यहाँ पे, ये सेंटर है कापी का, एक बॉन्ड इधर बनेगा लोब, यानी एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब इधर, ये 4 आपके दिख जाएंगे। 5वां जो ऊपर जाएगा ऐसे, और छठा जो है वो लोब नीचे होगा ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है। ये आपका आ गया, ये 4 बाण आपके प्लेन में आ गए, ये एक ऊपर आ गया और ये आप नीचे ऐसे शो कर सकते हैं। ये आपकी बन जाएगी ज्योमेट्री कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। कैसे बनेगी इसको, स्क्वायर बाइपिरामिडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको आप ज्वाइन कर दीजिए 1 2 3, एक फेस ये बन जाएगा, एक फेस ये बनेगा, एक फेस ये, एक फेस ये। तो ये बेसिकली स्क्वायर है, अगर आप इन सबको ज्वाइन कर देते हैं स्क्वायर बनेगा। एक पिरामिड बन रहा है, एक ऐसे ही नीचे पिरामिड बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये ज्योमेट्री इस तरह से होगी। आगे जाके आपको ज्योमेट्री भी आनी चाहिए पूरा देखने के लिए। तो ये 4 बाण जो है वो एक प्लेन में है, एक ऊपर अबव द प्लेन है, एक जो है वो नीचे है। कोई भी आप 4 उठा लो वो एक ही प्लेन में आएंगे, जैसे ये कर लो 4 आप, ये वाले 4, ये ऊपर एक, ये नीचे आएगा, कोई भी आपकी अपनी मर्जी है, ये सारे एक जैसे दिखेंगे आपको। दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जहाँ इसको हम स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे sp3d3, जिसको हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। और उसके बाद हम करेंगे स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, एक डी एक एस 2 पी मिक्स होंगे। तो स्क्वायर बिल्कुल आसान है जी, आप 2 निकाल दीजिए, ऑक्टाहेड्रल में से जो पीछे बचेगा दैट इज स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि इनको जब आप ज्वाइन करोगे क्या बन जाएगी, स्क्वायर बनेगी, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। एक ही प्लेन में है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। अब इसमें ये बचा है, ये आपने कैसे बनाना है इसको हम बात करेंगे अभी। इसमें ये 4 आगे आप, पर ये चारों बराबर दूरी पे नहीं रहेंगे, जहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर की फॉर्म में नहीं रहेंगे। इसमें आपने क्या करना है, एक और कहीं पे बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे समझने के लिए। ये 5 हो गए, थोड़ा सा इसको इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लीजिए। पांचों बाण एक ही प्लेन में है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं जी। तो sp3d3 में क्या होगा, एक s 3p 3d ऑर्बिटल मिक्स होंगे। टोटल कितना बनेंगे, 7 कंबाइन हो रहे हैं, 7 नए बनेंगे। ये यहाँ पे शो किया गया है, एक लोब इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक ऊपर एक नीचे। बेसिकली ये जो 5 है, ये पांचों एक ही प्लेन में है। जैसे जी एक लोब इधर आ गया, दूसरा जी आ गया, तीसरा जी आ गया, चौथा जी आ गया, पांचवा जी आ गया, और 6 लोब जो है ये ऊपर बनेगा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक लोब जो है वो नीचे इस तरह से बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब मेरे पास इतना रिफल नहीं है, ना ही मेरे पास कोई प्रॉपर मॉडल है इसको बताने के लिए। ये पोटैटो की वजह से बार बार गिर रहा है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, इतनी मेरी तरफ से कोशिश हो सकती थी, मैंने की, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज अगर आपको नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो आप किसी दिन स्कूल में आइए, वहाँ पे हम प्रॉपर आपको इसको प्रॉपर मॉडल से आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी सभी टाइप की जो हमने हाइब्रिडेशन पढ़ी। ये ज्योमेट्री भी आपने साथ में याद रखनी है। इस ज्योमेट्री को लीनियर बोलेंगे, इसको ट्राइगोनल प्लेनर, इसको टेट्राहेड्रल, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस इज octahedral, this is pentagonal bipyramidal and this is square planar। ये ज्योमेट्री तभी होंगी अगर जितने यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सभी बाण बने। जैसे इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दोनों बाण हो, इसमें तीनों बाण हो, इसमें चारों बाण हो, पांचों बाण हो, 6 के 6 बाण में इस्तेमाल हो, 7 के 7 बाण में इस्तेमाल हो, और यहाँ पे 4 जो है अगर वो बाण में इस्तेमाल हो। 4 वाले 2 हैं बच्चे, एक ये sp3 है, एक है dsp2। sp3 हो तो टेट्राहेड्रल शेप बनेगी, और dsp2 होगी तो तब कौन सी शेप रहेगी, तब रहेगी स्क्वायर प्लेनर। तो अब हम इसके आगे करेंगे फार्मूले। आपको कैसे पता चलेगा कौन सी हाइब्रिडेशन किस मॉलिक्यूल में है, उसके फार्मूले करने हैं। वो ऑलरेडी आपने जो मैंने छोटे छोटे वीडियो भेजे थे उसमें आपने देख चुके होंगे, पर इसके साथ में उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो फार्मूला जो है
आप कैसे प्रोडिक्ट करेंगे किसी भी कंपाउंड में कोई मॉलिक्यूल दिया होगा, आपको पूछेंगे भाई उस जो एक पर्टिकुलर एटम के बारे में पूछेंगे, बताइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। जनरली मैं यहाँ सेंट्रल एटम लिख रहा हूँ, आपको किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप फर्स्ट क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम, जहाँ दैट पर्टिकुलर एटम जिसके बारे में आपको पूछा गया है कि इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट पता कीजिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जिस एटम का आपको पूछा गया है। और नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम डिनोट करते हैं एक्स के द्वारा, और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसके द्वारा आता है 1/2, ब्रैकेट शुरू कर देनी है, VE प्लस MA माइनस C प्लस A। VE क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, जो एटम जिसके बारे में पूछा जाएगा उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, दैट इज VE। MA को ऐड करना है, MA क्या है, मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, ये दो ही हो सकते हैं, जहां तो हाइड्रोजन हो सकता है, जहां हैलोजन हो सकते हैं। हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, वो आपने ऐड कर देने हैं। माइनस सी, सी क्या है, सी यहाँ पे कैटायन का चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, +2 है तो दो ऐड कर, दो यहाँ पे लिख देना है। आपने प्लस माइनस साइन नहीं लेना है, साइन जहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लीजिए 2 है तो 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है 3 लिख दीजिए, वो आपने मैग्नीट्यूड ही लेना है उसका। अगर अनाइन है, ए है, चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो लिख देना है, वहां पे नेगेटिव का साइन नहीं लिखना है, आपने सिर्फ चार्ज उसका मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे जहाँ पे किसी मॉलिक्यूल में आयन के ऊपर -3 चार्ज होगा, आपने -3 नहीं लेना है, 3 ही लिखना है, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है, 3 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है, तो नेगेटिव छोड़ देना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालो, अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालिए, ऑक्सीजन की वाटर में निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी। चलिए पहले बात करते हैं हम मीथेन की। मीथेन में बच्चे सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4 हैं, इसके पास आ गया 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 4, प्लस मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है, ये मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट मतलब जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन तो ऑलवेज एक ही बॉन्ड बनाता है, हेलोजन फ्लोरीन एक ही बनाता है, बाकी वाले वो बाद में डिस्कस करेंगे, एक से ज्यादा बना सकते हैं, पर उनको यहाँ पे हम जनरली मोनो वैलेंट ही लेंगे। तो हाइड्रोजन 4 है, प्लस 4 ऐड कर दिया, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, तो 0 0 आ गया, 8 पेयर बन गए, एक्स कितने आ गए, 8/2 पेयर जितना बन गए 4, एक्स आ गया हमारा 4, तो नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4 आ गए। इसी तरह से अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सारी 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 5, तो नंबर ऑफ वैलेंस 5, मोनोवैलेंट एटम 3 है, 3 ऐड कर दिया, कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं, 0 0, यहाँ पे भी पेयर कितने बन गए, 4। फिर वाटर की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, पहले शेल में 2, दूसरे में 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6 आ गए, 1/2, 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2, तो 2 ऐड कर दिए, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, 8/2 कितना आ गया, 4। तो इन तीनों में जो सेंट्रल एटम है उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4 4 हैं। तो ये फार्मूला है, फर्स्ट स्टेप है, आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने देखना है कि आपका नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं, वो तो आपने फर्स्ट स्टेप पे कर दिए। अगर आपका एक्स जो है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 2 आते हैं, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी उसमें, sp। अगर 3 आते हैं तो sp2, 4 आते हैं तो sp3, 5 आते हैं तो sp3d, 6 आते हैं तो sp3d2, 7 आते हैं तो sp3d2, सॉरी d3 कर लीजिए, d3। बच्चे जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे तो sp3 भी हो सकती है, dsp2 भी हो सकती है, ये हम आगे अलग से डिस्कस करेंगे कब sp3 होगी और कब dsp2 होगी। तो आपके जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो इसके नंबर के बराबर, जैसे 2 है तो 2 ऑर्बिटल वाली आपको याद रखना है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp में ही 2 ऑर्बिटल होते हैं, क्या, एक p, इसमें 3 पेयर हैं, तो 3 वाली कौन सी होगी, sp2, एक s 2 p, 3 हो गए। ऐसे ही 4 वाली कौन सी हो सकती है, जिसमें 4 ऑर्बिटल हों, 4 वाली कौन सी है, sp3 या dsp2। 5 वाले कौन सी है, जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो कौन सी हाइब्रिडेशन होती है, sp3d, एक s 3 p एक d, 5 हो गए। 6 वाली कौन सी है, जिसमें 6 ऑर्बिटल होते हैं, एक s 3 p और 2 d वाली, sp3d2,
7 वाली कौन सी, sp3d3। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का आपको अगर पूछा जाता है फाइंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो आप ये फार्मूला यूज करके x निकालिए। x के बाद आप देखिए कितना है, 2 3 4 5 6 7 जो भी है, उसके हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का आता है। वहां पे 2 3 4 मॉलिक्यूल आपको ऐसे आएंगे जिसमें सेंट्रल एटम की या किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पूछी होगी या उसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछी होगी। तो ज्योमेट्री आपको तभी पता चलेगी जब आपको पहले क्या पता होना चाहिए, जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता होनी चाहिए। तो अगर यही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है और कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो जो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताती है, जैसे sp में लीनियर होगी, sp2 में ट्राइगोनल होगी, sp3 में टेट्राहेड्रल होगी, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल होगी और sp3d3 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी। यही ज्योमेट्री होंगी अगर उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। अगर लोन पेयर है, हो सकता है जैसे इसमें दो है, एक लोन पेयर है एक बॉन्ड पेयर हो, टोटल पेयर दो ही हैं। ये नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 में, इसमें सातों के साथ बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। एक लोन पेयर 6 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 2 लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। ऐसे ही 6 वाले में 6 के 6 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं कि 6 के 6 बॉन्ड बना रहे हो। ऐसा भी हो सकता है एक लोन पेयर हो 5 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो 4 बॉन्ड पेयर हो, 3 लोन पेयर हो 3 बॉन्ड पेयर हो। तो फिर हमें जो BSEPR मॉडल है, बेस्पर मॉडल है, वहां उसके साथ आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री चेंज हो जाती है जब आप के मॉलिक्यूल में लोन पेयर भी आएंगे बॉन्ड पेयर भी आएंगे, क्योंकि आपने BSEPR थ्योरी में पढ़ा है कि लोन पेयर रिपल्शन जो होती है सबसे स्ट्रांग होती हैं, उससे वीक होती हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे वीकेस्ट होती हैं बॉन्ड पेयर। तो एक जैसी रिपल्शन नहीं रहेगी जब लोन पेयर आ जाएंगे। उसकी वजह से जो जो ज्योमेट्री आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऐसी ज्योमेट्री होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, वो थोड़ी चेंज हो जाती है, डिस्टार्ट हो जाती हैं। वो ज्योमेट्रीज आपने ऑलरेडी BSEPR थ्योरी में डिस्कस की होंगी। अगर उसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, एक दिन मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। आई होप आपको जो कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बच्चे आप इंडिविजुअली स्कूल में आ सकते हैं और वहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, सर ये पॉइंट हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।